नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में हम पोषण का अध्ययन कर रहे थे। पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट का पोषण देखा था, उसके बाद में प्रोटीन का पोषण देखा था। मैंने बताया था कि जो हम भोजन करते हैं वो भोजन दो पार्ट में हम उसको बांट सकते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में हमने बताया था आपको कि कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और विटामिन होती है। अकार्बनिक तत्वों में, अकार्बनिक पदार्थों में हमने आपको दो चीजें बताई थी। कौन सी? मिनरल्स या खनिज लवण और दूसरा पानी या वाटर। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी प्रकृति होती है? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का भी हमने विस्तृत अध्ययन किया था, पॉलीसैकेराइड का भी विस्तृत अध्ययन किया था और डाइसैकेराइड का भी विस्तृत अध्ययन किया था। उसके बाद में प्रोटीन का भी हमने विस्तृत अध्ययन किया था। इसके बारे में बात करते हैं। जब हम फैट की बात करते हैं तो फैट क्या होता है? फैट जो होता है वो भी हमने बात की थी, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कंपाउंड होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खाते हैं, जितने भी भोजन हम खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। और जो ऊर्जा देता है वो सबसे ज्यादा जो कैलोरी मिलती है वो फैट से मिलती है। लेकिन जो फैट से कैलोरी मिलती है वो क्या होती है? अगर हम फैट को ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। क्यों नुकसानदेह होता है? क्योंकि हमारे क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल अगर बनेगा तो जा करके हमारी ये नसों में जमेगा और क्या हो जाएगा, उसका डिपोजिशन होने के कारण वो जो नसें होंगी उसका जो ब्लड बहने का वो होगा, वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, आसानी से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हम बात करते हैं फैट में। फैट में हमने उसकी प्रकृति पढ़ ली थी। 1 ग्राम अगर हम फैट खाते हैं तो कितने अमाउंट में? 9.2 से लेकर 9.3 कैलोरी तक की ऊर्जा हमें मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो फैट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट। तो वसा की बात करते हैं तो वसा क्या होता है, कितने टाइप से वसा या फैट कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। एक कौन सा होता है? एक होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा या क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड फैट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। और दूसरा होता है असंतृप्त वसा या उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा या क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट। यहां पे संतृप्त का मतलब क्या होता है कि क्या होता है संतृप्त का मतलब, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा है, संतृप्त है। ऐसे बात करते हैं जब हम इसकी बात करते हैं असंतृप्त, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी वसा? असंतृप्त वसा कहते हैं। संतृप्त वसा के कुछ गुण होते हैं और असंतृप्त वसा के भी कुछ गुण होते हैं। इस संतृप्त वसा को हम संतृप्त वसा को और असंतृप्त वसा के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? संतृप्त वसा का पहला जो गुण होता है कि क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं।
अगर इसका हम टेम्परेचर, उसको हम टेम्परेचर दे देंगे तो वो किस में बदलते चले जाते हैं, लिक्विड में बदलते चले जाते हैं, तरल में बदलते चले जाते हैं। तो क्या हमें पढ़ेंगे, इसमें क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो ये किस में बदल जाएगा, ये किस में अभी आपको बताया है कि लिक्विड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा मित्रों, लिक्विड में बदल जाएगा। अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो किस में बदल जाएगा मित्रों, सॉलिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो क्या कहें कि टेम्परेचर या तापमान घटाने पर, ताप घटाने पर किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, या किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। इसको ठोस, इसको क्या, द्रव में बदल जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बात करते हैं कि अगर इसको तोड़ना है, इसका ऑक्सीकरण होना है, तो हम जानते हैं इसके ऑक्सीकरण होने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इनके बीच हमें बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, दो ऑर्बिटल जो होते हैं ओवरलैप करते हैं, तो सामने सामने से आके ओवरलैप करते हैं। जब सामने सामने से ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सामने सामने से ओवरलैपिंग करने के कारण क्या होगा, बॉन्ड मजबूत होता है। जबकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड तो उस डबल बॉन्ड में भी वैसे बनेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे क्या है, ये आपके पास है, अगर इधर भी आकर के लग गया, दोनों ऑर्बिटल कैसे लग जाएं, इस साइड में लग जाएं। अगर ये आपके पास ये है और दूसरा आपके पास ऐसे है, अगर ये ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल हैं, ये क्या है, कक्षक हैं, कक्षक हैं। और ये कैसे हैं, ये आ गया, उसके बाद में ये भी आ गया, ये आके ओवरलैप करें तो बगल बगल से ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, पाई बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बंध बनाएंगे। लेकिन यही क्या होते हैं, ऐसे आपके पास है, इधर है और ये एक वाला इधर है, ये भी क्या है, ओवरलैप किए, तो किसका बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। और जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, ये क्या होता है, कम मजबूत होता है, कम मजबूत होता है। लेकिन क्या होता है, यहीं पर देखिए मैंने बताया था, जो संतृप्त वसा होती है उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, और कोई भी चीज ज्यादा मजबूत है तो अगर हमें उसको तोड़ना है तो हमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा कि अगर हमें संतृप्त वसा का ऑक्सीकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, संतृप्त वसा के ऑक्सीकरण के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कहेंगे संतृप्त वसा के ऑक्सीकरण के लिए, वसा के ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण के लिए ज्यादा ऊर्जा होती, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर ये क्या होता है, अगर ये इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती, मैंने बताया है, तो अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करेगा,
हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। ये नुकसान कैसे करेगा? हमारे जो नसें हैं उनमें जाके इनका डिपोजिशन हो जाएगा, इनका जमाव हो जाएगा, जिससे जो आपका ब्लड है, खून है, उसका बहाव ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या हृदयाघात आ सकता है। तो क्या होता है, इसकी ज्यादा मात्रा नुकसानदेह होती है। तो क्या लिख देंगे? ज्यादा मात्रा नुकसानदेह होती है, ज्यादा मात्रा नुकसानदेह होती है, नुकसानदेह होती है। ज्यादा मात्रा में अगर हमने खाया है, इसीलिए कहते हैं कि फैट जो है उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो क्या करेगा? आपको नुकसान पहुंचा देगा, आप मोटे हो जाएंगे, और जब आप मोटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप में जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं उस आपको होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। जितने भी, चाहे हृदयाघात हो, चाहे कार्डियक हृदयाघात या कार्डियक अरेस्ट, ये सारी बीमारियां आपको होने लगेंगी। उसके बाद में क्या होता है, अगर असंतृप्त वसा की बात करें, इसी में बात करते हैं, तो क्या हो जाता है? असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा ये जो होता है सामान्यतः किससे प्राप्त होती है? यह सामान्यतः पशुओं से प्राप्त होती है। हम सामान्यतः कह रहे हैं, सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब ये होता है लगभग, लेकिन एक्सेप्शन छोड़ के, अपवाद छोड़ के सामान्यतः जंतुओं से मिलती है। किससे मिलती है? पशुओं से, या जंतुओं से मिलती है, पशुओं से मिलती है। जैसे जो घी आप खाते हैं वो किससे मिलता है? गाय से मिलता है। पशुओं से, सामान्यतः पशुओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पशुओं से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए कौन से हो गए? जो आपने घी खाया, क्या? घी। उसके बाद में क्या हो गया? घी खाया। नारियल तेल, अब यहां पे ये क्या हो गया? आपका थोड़ा सा अपवाद हो गया, क्योंकि नारियल क्या होता है? पशु नहीं होता है। लेकिन नारियल, यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो नारियल तेल होता है वो क्या होता है? संतृप्त वसा होता है कि असंतृप्त वसा होता है? तो आप क्या बताएंगे? जो नारियल होता है वो संतृप्त वसा होता है। क्यों? क्योंकि देखे होंगे जो नारियल का तेल है वो ठंडियों में क्या हो जाता है? जम जाता है। वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो जमा हुआ रहता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? गल जाता है। गलने का मतलब क्या है? वो द्रव में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो नारियल तेल, कौन सा? नारियल तेल। उसके बाद में क्या खाते हैं आप? मीट खाते हैं। मांस जो खाते हैं वो क्या होता है? वो भी किसका स्रोत है? किसका स्रोत है? चिकन, मीट, या क्या कह देते हैं? चिकन मीट, या मछली का भी जो लीवर होता है, कह सकते हैं लीवर फिश, मतलब फिश लीवर, फिश लीवर। जो मछली का लीवर होता है वो भी किसका स्रोत होता है? संतृप्त वसा का स्रोत होता है। उसके बाद में आप जो डालडा खाते हैं, डालडा भी किसका स्रोत होता है? डालडा भी किसका स्रोत होता है? वो संतृप्त वसा का स्रोत होता है। डालडा भी किसका स्रोत होता है? संतृप्त वसा का स्रोत होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा में हमने बताया है कि जो असंतृप्त वसा है वो क्या होते हैं? असंतृप्त वसा आपके डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब, या डबल बॉन्ड ना हो तो क्या हो सकता है कि कैसे होते हैं? ये कैसे हो सकते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आपने यहां लिखा है क्या हो सकते हैं? या तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? 3 बंध हो। तो ये सारे क्या कहलाएंगे?
कौन से होंगे? असंतृप्त वसा में आएंगे। जो असंतृप्त वसा होती है ये सामान्यतः किस रूप में होती है? लिक्विड रूप में होती है। किस रूप में होती है? लिक्विड रूप में होती है। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो प्रभाव होता है, इसका असंतृप्त वसा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है टेम्परेचर पर। अगर चाहे टेम्परेचर हम बढ़ाएं चाहे घटाएं तो लिखेंगे तापमान का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। आप सरसों का तेल लीजिए, चाहे जितना गर्म करिए, चाहे जितना फ्रीज में रख दी, चाहे जब आप फ्रीज में रख दें, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दें, चाहे टेम्परेचर आप घटा दें, तेल है वो तेल ही रहेगा। इसका मतलब जो असंतृप्त वसा होती है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऐसी कौन सी वसा है जिसपे तापमान का प्रभाव नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे? जो असंतृप्त वसा होती है उस पे तापमान का प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं असंतृप्त वसा के अलावा असंतृप्त वसा में तापमान का प्रभाव नहीं है। इसके उदाहरण सरसों के तेल, मछली का तेल। आप देखिए ज्यादातर जो पौधे होंगे, जैसे इसमें बताया है संतृप्त में ज्यादातर पशु से मिलता है, लेकिन जो असंतृप्त होगा वो ज्यादातर आपको पौधों से मिलेगा। मैंने ज्यादातर शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारे जो असंतृप्त वसा है वो किससे मिलती है? आपका एनिमल से भी मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि उससे मिले। जैसे जो मछली का तेल होता है, मछली क्या है? ये जीव है और जीव से मिल रहा है, पशु से मिल रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कैसा वसा है वो? ज्यादातर ये क्या होता है? असंतृप्त। ये किससे मिलता है? ज्यादातर पेड़ से प्राप्त होते हैं, या लिख सकते हैं सामान्यतः पेड़ से प्राप्त होते हैं। ज्यादातर पेड़ से प्राप्त होते हैं, ज्यादातर पेड़ से प्राप्त होते हैं। ज्यादातर पेड़ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जब ये पेड़ से हमको मिले, उससे पहले बताया तापमान का प्रभाव कोई नहीं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? हमेशा द्रव रूप में रहेगा, हमेशा द्रव रूप में रहेगा। इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। अभी आपको संतृप्त में लिखाया था, संतृप्त में बताया है कि जो संतृप्त वसा होती है वो क्या होती है? सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वो उसके बॉन्ड जो होते हैं, बंध जो होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, जिससे उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, जो असंतृप्त वसा होती है इसमें आपका पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा की अपेक्षा क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। इसका मतलब अगर हमें पाई को तोड़ना है तो हमें जितना सिग्मा वाले में ऊर्जा देनी पड़ती है उससे कम देनी पड़ेगी। जैसे आप समझ सकते हैं, कोई कमजोर आदमी है, दुबला पतला आदमी है, और क्या है कोई भारी भरकम आदमी है, तो क्या करेगा? झगड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? जो दुबला पतला होगा हार जाएगा, कमजोर। लेकिन दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हारेंगे। ऐसे क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होने की वजह से, पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है। कैसा होता है? कमजोर बंध होता है, इसीलिए ये टूट जाता है। इसका मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीकरण होना है, तो क्या हो जाता है? इसके ऑक्सीकरण होने पर क्या हो जाएगा? हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऑक्सीकरण के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
उसके बाद में बात करते हैं, आपको बता ही दिया ये क्या होते हैं, कार्बन कार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि जो पेड़ों से प्राप्त होता है, उसके बाद में उदाहरण ले लेते हैं इसका। उदाहरण कौन कौन से होंगे बताया है अभी आप, जैतून का तेल, कौन सा तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल। सीधा उदाहरण, सीधा पूछा जाता है कि जो सरसों का तेल होता है वो किस प्रकार की वसा है, तो आपका आंसर क्या होगा, असंतृप्त वसा है। कैसी वसा है, असंतृप्त वसा है। और पूछा जाता है मछली का तेल किस प्रकार की वसा है, तो आप क्या बताओगे, मछली का जो तेल है वो भी असंतृप्त वसा है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली का जो लीवर होता है वो कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो संतृप्त वसा है। मछली का तेल जो है वो कैसी वसा है, मछली का तेल तो असंतृप्त वसा है, लेकिन मछली का जो लीवर है वो कैसा है, संतृप्त वसा है। कोकोनट ऑयल वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नारियल का तेल होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो नारियल का तेल होता है वो कैसा है, संतृप्त वसा है। कैसा है, संतृप्त वसा है। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है, जम जाता है। अगर संतृप्त है तो उसके ऑक्सीकरण के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसके बाद में हमें देखना है कि देखते हैं, हाँ एक और लिख लेते हैं इसमें, सोयाबीन का तेल, कौन सा तेल, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल। यहाँ पे एक शब्द आया है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ये हो जाएगा यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, तब वहां पे हम बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो क्या होगा, अगर इनकी अधिकता हो गई तो क्या होगा, और अगर इनकी कमी हो गई तो क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा था प्रोटीन के में, वैसे आप इसमें पढ़ेंगे कि क्या होगा, बीमारियां या रोग, जो भी आप कहने पाए। बीमारियां का मतलब यहां लिख देते हैं, रोग लिख दें, रोग जो होते हैं क्या होते हैं, दो टाइप के। एक तो इसकी कमी के कारण होते हैं, अगर आपने फैट कम खाया है तो कमी से हो जाएंगे, और एक अधिकता के कारण, एक अधिकता के कारण, अधिक होने के कारण। तो जो कमी के कारण हमें क्या होता है, चूंकि ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जब अगर हम लिपिड नहीं ले रहे हैं, फैट नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा, अगर कार्य करना है, कोई काम करना है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो उसकी क्षमता में कमी हो जाएगी, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। अगर हमने फैट कम मात्रा में लिया है तो क्या हो जाता है, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। कमी से क्या हो जाता है, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी। दूसरा क्या होता है, आप कहते हैं, देखते हैं कि हमारी स्किन ज्यादा ऑयली है, वो कहते हैं इसीलिए हमारे ऊपर दाने निकल रहे हैं। तो ऑयली का मतलब ये होता है उस पे क्या है, फैट ज्यादा है।
अगर फैट ज्यादा है तो क्या होगा, ऑयली होगा, और अगर फैट नहीं होगा तो आपकी जो त्वचा होगी, जो स्किन होगी, वो क्या होगी, ड्राई होगी, सूखी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वसा आपने कमी कर दी, कम खाया है, तो क्या होगा, वसा कम खाने के कारण आपकी त्वचा पे क्या आ जाएगा, शुष्कता आ जाएगी। क्या आ जाएगा मित्रों, शुष्कता आ जाएगी। आपकी त्वचा कैसी हो जाएगी, शुष्कता आ जाएगी। शुष्कता कहां पर, त्वचा पर, त्वचा पर। त्वचा पर शुष्कता, त्वचा पर शुष्कता। क्या होगा, जब किसकी कमी होगी, जब हमें फैट की कमी होगी तो त्वचा पर शुष्कता आ जाएगी। उसके बाद में अगर हम ज्यादा मात्रा में खा लिए तो हमें क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा बढ़ने के कारण ज्यादा से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। मोटापा या क्या कहते हैं, ओबेसिटी। क्या कहते हैं, ओबेसिटी। देखते हैं मोटापा नापने के लिए हम किसका, बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, या उसको क्या कहते हैं, बीएमआई कहते हैं। तो अगर हमें मोटापा नापना है तो बीएमआई क्या होता है, बीएमआई, या इसको क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसको नापने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, बीएमआई बराबर क्या होता है, भार किसमें, किलोग्राम में, और बटा आपकी जो हाइट है या आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो ऊंचाई है या लंबाई है जो आपकी, वो जिस व्यक्ति का हमें करना है, लंबाई कितने, मीटर स्क्वायर में। किसमें, मीटर स्क्वायर में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 60 किलोग्राम का है और वो 1.5 मीटर लंबा है, तो उसका क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप उसका बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेंगे। अब निकालने पर हमें क्या हो जाता है, कैसे पता चले कि हम जो बॉडी मास है कौन मोटा है कौन पतला है, कैसे पता चले। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है, पहला पॉइंट क्या है, अगर जो बीएमआई की वैल्यू, बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू अगर कितनी आई है, 18 से कम है। किससे कम है, 18 से कम है, तो क्या होगा, क्या होंगे, अंडरवेट होंगे। अंडरवेट का मतलब ये है कि आप में जितना आपका स्वस्थ शरीर का भार होना चाहिए उससे आप कम हैं। इसका मतलब आपको दुर्बलता है। मोटापा का बोझ क्या है, दुर्बलता है आपको। तो अंडरवेट अगर 60 किससे कम है, 18। और क्या है दूसरा, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 से लेकर के 25 के बीच आ गई, तो आप कैसे हैं, नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब कैसे हैं, हेल्दी हैं। कैसे हैं, हेल्दी हैं, हेल्दी है। लेकिन अगर आपका एबव 25 आ गया, 25 से क्या हो गया, अगर मान लीजिए या 20 से लेकर के 20, अगर हम कह सकते हैं 20 से लेकर के 30 तक आए, 25, या हम कह सकते हैं 25 से लेकर के 25 से लेकर के अगर 30 तक हैं तो आप क्या हो, ओवरवेट हैं। कैसे हैं, ओवरवेट, ओवरवेट।
मतलब आपका भार ज्यादा है लेकिन आप में मोटापा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर क्या है, लेकिन अगर आपका वेट 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, आप मोटापा के शिकार हो गए हैं और ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है, क्योंकि मोटापा के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसके कारण होता क्या है कि आपको कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और क्या हो जाता है, अगर कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है वो कहाँ, कोलेस्ट्रॉल 75% कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर 75% लीवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल 75% कौन बनाता है, लीवर। और जो बचा हुआ 20 से 25% है, 20 से 25% है, वो कहाँ से बनता है, फूड से प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है, फूड से प्राप्त होता है। अगर हमने ज्यादा दूध घी खा लिया, मतलब फूड वाला ले लिया, तो क्या हो गया, हमें मोटापा बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए जो मोटे आदमी होते हैं उनमें हृदयाघात का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और क्या होता है, पूछेगा जो हमारी वसा जमती है ये कहाँ पे जमती है, तो आप बताओगे कि जो वसा का जमाव है वो किस टिश्यू में होता है, तो आप बताएंगे एडिपोज टिश्यू में। वसा का जमाव कहाँ पर होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, वसा का जमाव कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। एडिपोज टिश्यू में होता है। किस में होता है मित्रों, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज ऊतक में होता है। वसा का जमाव एडिपोज ऊतक में होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इससे क्या हो जाता है, एक और बीमारी होती है आपको, जिसको क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। एक बीमारी होती है लीवर सिरोसिस। ये क्या होती है, लीवर सिरोसिस एक अलग प्रकार की बीमारी है और ये भी अलग पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट से हटके कमी और अधिकता नहीं है। तो क्या हो जाता है, जब वसा का जमाव ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाता है। अगर आपके ऊतक में एडिपोज टिश्यू में वसा का जमाव अधिक मात्रा में हो गया है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, वो कौन सी बीमारी हो गई, लिवर सिरोसिस हो गई। कौन सी हो गई, लिवर सिरोसिस हो गई। तो बात करते हैं कि वसा का क्या कह सकते हैं, ज्यादा मात्रा में वसा का जमाव हो जाता है। ज्यादा मात्रा में वसा का जमाव, ज्यादा मात्रा में वसा का जमाव हो जाता है। यहां से क्या हुआ, जितना हमारे में था कोर्स में फैट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे और जितने भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब पे हमने चर्चा कर ली। आज जो हमारी अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा, वो विटामिन होगा। तो हम किस पे फिर से चर्चा करते हैं, विटामिन पे चर्चा करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो भी किस तरह के कंपाउंड होते हैं जो फूड में मिलते हैं, वो कौन से कंपाउंड होते हैं मित्रों, तो आप क्या बताओगे, कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आप जानते हैं एक विटामिन ही ऐसा कंपाउंड है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है
कि जो विटामिन होता है ये ऊर्जा देने वाला कंपाउंड तो है, लेकिन मनुष्य के शरीर में ये ऊर्जा नहीं देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि जो कौन सा ऐसा कार्बनिक भोजन में कौन सा तत्व है आपके भोजन में कौन सा ऐसा कार्बनिक तत्व है जो ऊर्जा देने का कार्य करता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में, मानव शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। तो आपका सीधा आंसर क्या था? विटामिन था। क्या था? विटामिन था। आप क्या बताएंगे? विटामिन है, वो ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, तो आप ये आंसर लगा देते। उसके बाद में क्या हुआ कि अब विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन ही शुरू कर देते हैं। विटामिन की सबसे पहले बात करते हैं तो ये खोज किसने की? विटामिन या विटामिन्स, विटामिन, विटामिन विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन की खोज जो थी, एक आपके वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस। उन्होंने विटामिन की खोज की, लेकिन जो इसका नाम दिया वो एक और वैज्ञानिक थे। तो क्या आप बताएंगे वो कौन से थे? फंक थे। सीधा एग्जाम में दोनों ऑप्शन देके पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, और आपका दिया होगा विटामिन की जो हॉपकिंस दिया होगा, बर्जीलियस दिया होगा, फंक दिया होगा, और क्या दिया होगा? मूलर दिया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सीधे और सीधा क्या होगा? जिसने खोज की। अभी बताया किसने खोज की? हॉपकिंस ने। लेकिन इसका नाम किसने दिया? तो उसने नाम दिया, फंक ने नाम दिया। किसने नाम दिया? फंक ने नाम दिया। तो खोज करता बताइए भैया, खोज करता बताइए कौन है? खोज करता इसके हॉपकिंस। कौन से हैं? हॉपकिंस। और जो इसका नामकरण है, नाम किसने दिया? नाम किसने दिया बताइए मित्रों? अभी बताया किसने दिया? फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने दिया। नाम इसका किसने दिया? फंक ने दिया। अब बात करते हैं, इनसे हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन उन बीमारियों से बचने के लिए हम क्या खाएं जिससे ये हमको कोई बीमारियां ना हो। अभी बता रहे थे आपको ये ऊर्जा नहीं देते हैं, तो ये करते क्या है? ये ऊर्जा नहीं देते हैं तो ये क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं कि ये एनर्जी नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी नहीं देते। ये एनर्जी नहीं देते हैं। अगर ऊर्जा नहीं दे रहे हैं तो इनका काम क्या होता है? ये जैविक क्रियाओं का संतुलन करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? जैविक क्रियाओं का संतुलन करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैविक क्रियाओं का संतुलन, इनका कार्य क्या होता है? जैविक क्रियाओं का संतुलन, या कह सकते हैं to control the biological reaction, to control the biological reaction। ये जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि विटामिन जो होता है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो इनको हम घुलने और ना घुलने के आधार पे दो प्रकार में बांटा है। पहला प्रकार कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? जो वसा में घुलते हैं, वसा का मतलब फैट में विलय हैं, और जो दूसरा है वो आपका क्या है? जल में विलय है। तो आप याद कर सकते हैं कि वसा जो होते हैं वो दो टाइप के, एक तो होता है जो आपके विटामिन होते हैं वो दो टाइप के विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के।
एक तो कौन से होते हैं, एक तो कौन से होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और एक क्या होता है वसा में अघुलनशील। क्या होता है वसा में अघुलनशील, वसा में अघुलनशील। वसा में जो घुलनशील होते हैं वो कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। याद करने के लिए कुछ लोग इसको इधर से पढ़ लेते हैं और क्या बोल देते हैं कीड़ा, क्या बोल देते हैं कीड़ा भी याद कर सकते हैं। ये याद करने के लिए है, किसके लिए है, याद करने के लिए है आपके लिए। अगर आप याद करना चाहें तो ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के जो होते हैं ये क्या होते हैं वसा में घुल जाते हैं। जबकि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और सी होता है, कौन सा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये क्या होते हैं वसा में अघुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, एक एक विटामिन की हम बात करते हैं और उनसे होने वाले रोग की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, उनसे अगर हमें बचना है तो हम कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, किसकी बात करते हैं, विटामिन ए की। सीधा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, क्या होता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बताओगे इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो कार्य है ये हमें कहां कहां से मिलता है। विटामिन ए हमें किन किन चीजों से मिलता है, तो क्या कहेंगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप क्या बताएं, आप पालक खाइए, पालक खाइए, और क्या कहोगे सर जी हम गाजर खाएं तो भी हमको मिलेगा। पालक खा लिए, गाजर खा लिए, मेथी खा लिए, मेथी खाएंगे तो भी कहोगे सर जी हमको मिल जाएगा। फिर क्या खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे। कौन सी सब्जी खाएंगे, हरी सब्जी। हरी सब्जी भी खाते हैं तब भी आपको क्या मिलता है, क्या मिल जाता है, विटामिन ए मिलता है। और क्या होता है, चना खा लेंगे, चना से भी हमको विटामिन ए मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज। तो विटामिन ए में इसका, अब यार विटामिन ए का रासायनिक नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये पूछा जाता है इससे बीमारी कौन कौन सी होती है, तो होने वाले रोग क्या कहते हैं, रोग कौन से होंगे। तो आप क्या बताएंगे, सर जी इससे क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी। रतौंधी जो होता है, जिसमें रतौंधी होता है वो रात में देख नहीं पाता है, ऐसा आदमी अगर जिसमें रतौंधी हो गई है और वो किसको होगी, जिसमें विटामिन ए की कमी हो गई है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाएगा, आपको रतौंधी रोग हो जाएगा। दूसरा कौन सा होता है, एक दूसरा होता है जेरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, जीरो जहां पे लिखा है जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया जो है, जेरो जहां पे भी लगा हो, क्या लगा हो, जेरो। जेरो का मतलब होता है यहां पे, जैसे जेरोफाइट, जेरो का मतलब होता है पानी ना होना, पानी की कमी कह सकते हैं।
जीरो जहां पे लगा हो उसका मतलब क्या होता है, पानी की कमी। तो जेरोप्थैल्मिया में क्या हो जाता है, आंखों का पानी सूख जाता है। क्या हो जाता है, आंखों में सूखापन आ जाता है। जेरोप्थैल्मिया में क्या होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है। क्या आ जाता है, सूखापन, आंखों में सूखापन। पूछे कौन सी बीमारी है तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर जी कौन सी बीमारी है, जेरोप्थैल्मिया है। और पूछा जाता है कि रतौंधी रोग जो ये हो जाता है ये क्या होता है। हम जानते हैं कि जो रतौंधी बीमारी है ये क्या होती है, रतौंधी बीमारी जो होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है। इसमें हमें क्या होता है, रात में चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि बात करते हैं आगे, एक हो गया, उसके बाद में बात करते हैं दूसरा। ए के बाद में क्या आता है, डी आता है। डी को क्या बोलते हैं, डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दूसरी जो विटामिन है मित्रों वो दूसरी सेकंड विटामिन कौन सी, विटामिन कौन सी, विटामिन डी। इसका जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है मित्रों, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद में पूछा जाता है इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। स्रोत हम जानते हैं कि ये क्या होता है, अगर हम दूध, केला, अंडा, ठीक है, क्या खाएंगे, दूध खाएं, केला खाएं, अंडा खाएं, दूध, केला, अंडा, और कहते हैं धूप में बैठिए विटामिन डी मिलेगी। तो विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें अगर हमें किसकी कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों का यूज करते हैं जिससे हमारे विटामिन डी की जो कमी है उसकी क्या हो जाती है, कमी को दूर किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो फल में बहुत सारे फल, और मछली जो होती है वो बहुत ही लाभदायक आपका खाद्य पदार्थ है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद में इससे होने वाली बीमारियां हम लिखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी होती है। तो पहला जो होता है इसमें रोग जो होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला क्या होता है, रिकेट्स। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, रिकेट्स। जो रिकेट्स होता है इसमें क्या हो जाता है, बच्चों में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है मित्रों, अगर आप जवान आदमी हैं, वयस्क आदमी हैं, तो उसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर एवं पतली हो जाती हैं। क्या कहेंगे, वयस्कों में, क्या कहेंगे मित्रों कि वयस्कों में हड्डियां क्या हो जाती हैं, वयस्कों में हड्डियां कमजोर एवं पतली हो जाती हैं, पतली हो जाती है। तो दो तरह की बीमारी हो गई, एक रिकेट्स हो गया। सीधा प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग,
रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया पूछा जाएगा कि वयस्कों में हड्डियां कमजोर एवं पतली हो जाती हैं, तो बताएंगे हाँ ये ऑस्टियोमलेशिया ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, आपको बीमारी हो जाती है जिससे हड्डियां कमजोर। एक क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब जहां पे लगा हो वो आप समझ लीजिए। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है मित्रों, हड्डी। अब ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी बीमारी, पोरोसिस। तो जो पोरोसिस होता है भैया वो क्या होता है, आइए हम बात करते हैं पोरोसिस। जो पोरोसिस होता है, पोरोसिस, पोर का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोर का मतलब होता है छिद्र हो जाना। तो हड्डियों में अगर महीन महीन से छिद्र हो गए तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाता है, आपको कौन सी बीमारी के कारण होता है, विटामिन डी के कारण। तो आप बताओगे तीसरी बीमारी कौन सी हो गई, 1, 2 और तीसरी बीमारी कौन सी हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बाद में मित्रों, आपने 2 विटामिन पढ़ ली। अब जो तीसरी विटामिन है ए डी, उसके बाद में ई आता है। ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, विटामिन ई। तीसरा जो आपका विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है मित्रों, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है, अब इसका उपनाम क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन ये सबसे ज्यादा कहां पे होती है, ये कहां पे होती है, किसमें होती है, तो आप क्या बताओगे, महिलाओं में, स्त्रियों में, लड़कियों में ये ज्यादा होती है। कौन सी विटामिन, विटामिन ई किसमें ज्यादा होती है, महिलाओं में, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या होती हैं, सुंदर होती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर तुलना की जाए तो महिलाएं जो होती हैं वो सुंदर होती हैं। कारण ये होता है कि इसमें क्या होता है, विटामिन ए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ऐसे ब्यूटी विटामिन इसको बोला जाता है। और जो आपके गले की ये हड्डी होती है, इसी जो क्लैविकल होता है, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन। देखिए जो पतले पतले मतलब ज्यादातर जो हीरोइनें होती हैं वो क्या होता है, तर निकला होता है। इसी क्लैविकल को ही क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन बोला जाता है। तो जो क्लैविकल होती है, जो गले की यहाँ हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। तो पूछा गया है एग्जाम में कि ब्यूटी बोन का नाम क्या होता है, तो आप बताओगे क्लैविकल। जो गर्दन की ये बगल वाली हड्डी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लैविकल या ब्यूटी बोन बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, ये अब ये चूंकि अच्छा है तो ये किसके लिए होगा, स्किन के लिए सबसे अच्छा, स्किन के लिए सबसे अच्छा, स्किन के लिए सबसे अच्छा। अब हम बात करते हैं इनके स्रोत की। स्रोत का मतलब हमें कहां से खाएं, तो जितने भी आपके जो रसदार वाले फल होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इन सारे से हमें क्या मिलता है, विटामिन ये मिलता है। तरबूज क्या होता है, तरबूज, खरबूज, खीरा, अनार, जितने भी ये सारी चीजें होती हैं उससे मिलता है। तो क्या लिखेंगे, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज और अनार, और क्या बताया आपको, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, ककड़ी जानते हैं, खीरे जैसा, खीरे मौसम होता है,
खीरा। उसके बाद में टमाटर, मेथी, क्या टमाटर, टमाटर भी रसदार होता है, टमाटर, मेथी, ये सारे जितने भी ये खाते हैं, इनमें सब में क्या होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, स्किन हमारी बहुत ही अच्छी रहती है अगर हमें विटामिन ई है। इसके बाद में क्या होता है, आप देखेंगे तो अगर इसकी बीमारी कमी से रोग, कौन से रोग होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, अर्ली एजिंग आ जाती है। अर्ली एजिंग का मतलब ये है, आपकी उम्र मान लीजिए अभी 35 साल है, या आपकी मान लीजिए उम्र 15 साल है, और आप अगर 40 साल के दिखने लगे, या आपकी उम्र 20 साल है और आप 35 साल के या 50 साल के दिखने लगे, तो उसको क्या बोल देते हैं, अर्ली एजिंग। मतलब समय से पहले ही आपका उम्र बढ़ जाना। आपको 20 की उम्र होने के बावजूद आप 50 या 30 की उम्र के दिखना, ये क्या कहलाता है, अर्ली एजिंग। तो पहली बीमारी कौन सी होती है मित्रों, तो क्या कहेंगे, अर्ली एजिंग। कौन सी, अर्ली एजिंग। उसके बाद में क्या होता है कि अगर महिलाओं में इसकी कमी हो जाती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, शायद पीसीएस 2017 में पूछा गया था या 18 में, क्या हो जाता है, बांझपन आ जाता है, और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बांझपन का मतलब क्या होता है, इनफर्टिलिटी या स्टेराइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी, या क्या हो जाते हैं, स्टेराइल। इसका मतलब ये होता है, अगर महिलाओं में विटामिन ई की कमी हो गई तो उनमें अंडे का उत्सर्जन नहीं होगा। अंडे का उत्सर्जन अगर नहीं हो रहा है, अंडे का मतलब एग, अगर एग का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो वो स्पर्म से फ्यूज नहीं करेगा, और जब अंडा स्पर्म से फ्यूज नहीं करेगा तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं बनेगा, और क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, बांझपन। बांझपन में क्या होता है, महिलाओं में अंडे का निर्माण बंद हो जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ई के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आप क्या बताओगे, बांझपन हो जाता है, और क्या हो जाता है, अर्ली एजिंग। समय से पहले आप उम्र दराज व्यक्तियों की तरह दिखने लगते हैं, इसलिए आपको क्या बोला जाता है कि आप विटामिन ई खाइए और क्या रहे, आप अच्छे दिखें। और इसी के साथ क्या होता है, हमारा हमने 3 विटामिन पढ़ लिया है। 3 विटामिन पढ़ने के बावजूद आगे वाली जो विटामिन है हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।